ओके सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द वेरी अनदर इम्पोर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट दैट इज डायहाइड्रल प्लेन। आज एक और सिमेट्री एलिमेंट और उसकी रेस्पेक्टिव सिमेट्री ऑपरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस है, या समटाइम्स इसको हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। एंड दिस improper axis of rotation is usually represented by capital S with a subscript n। ये जो S जो है आपका improper axis of rotation को रिप्रेजेंट करते हैं, और n जो है आपका ऑर्डर ऑफ द एक्सिस या ऑर्डर ऑफ द रोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल जिस तरह आपने प्रॉपर एक्सिस में n का वैल्यू देखा था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी आपका n का वैल्यू ऑर्डर ऑफ द रोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस, अब देखते हैं ये इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस क्या चीज है। तो सिंपली अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो इसको हम रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस भी कहते हैं। मींस इट इज ए कॉम्बिनेशन एक्सिस। ये आपका एक ऐसा एक्सिस है जिसको हम कॉम्बिनेशन एक्सिस भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन मींस इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट एलिमेंट्स। ये दो सेपरेट एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बनता है। समटाइम इट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट एक्सिस। ये दो सेपरेट सिमेट्री एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन से बनता है। तो याद रखिएगा, इट इज आल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन एक्सिस, समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट एक्सिस। अब ये प्रोडक्ट एक्सिस क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इम्प्रॉपर एक्सिस दैट इज दिस एलिमेंट ऑपरेशन क्या होगा, इज जनरेटेड बाय रोटेटिंग द मॉलिक्यूल बाय एन एंगल। सबसे पहले क्या करना है, आपको मॉलिक्यूल को रोटेट करना है बाय एन एंगल। दैट एंगल विल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। कितने एंगल, किस एंगल से रोटेशन करेंगे, हमने प्रॉपर एक्सिस में भी देखा था कि कैसे हम मॉलिक्यूल को किस एंगल पे रोटेट करने पे इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस होता था। तो एक एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू मॉलिक्यूल को रोटेट करना है, एंड देन रिफ्लेक्टिंग इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एक्सिस। इसके बाद क्या करना है, रोटेशन करने के बाद एक स्पेसिफिक एंगल पे उस रोटेशन को आपको रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्शन ऐसे करना है कि द प्लेन विच रिफ्लेक्टिंग द मॉलिक्यूल शुड बी परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एक्सिस। अब देखो, दो सिमेट्री एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से हमने कहा है ये बना हुआ है। तो कॉम्बिनेशन क्या है, एक आपका सी एन है, दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या हम प्रॉपर रोटेशन कहते हैं। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को आपको एक रिफ्लेक्शन के साथ कंबाइन करना है। लेट सिग्मा इज द रिफ्लेक्शन। सो द रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू symmetry element produce another important symmetry element that is called as improper axis of rotation, या जिसे हम SN भी कहते हैं। Let's take an example. Let's say हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मींस वी हैव ए थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। ठीक है, जब भी आप मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ही रिप्रेजेंट करने होंगे। तो अगर इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन करना है, मींस एस एन को डिफाइन करना है, तो क्या कैसे हम डिफाइन करेंगे, देखो। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में से हमें क्या करना होगा, एक एक्सिस को हमें प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर करना होगा, और उसके थ्रू हम इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को रोटेट करेंगे। लेट्स कंसीडर कि हमारे पास z एक्सिस जो है ना, वो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है या प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जैसे ही हम इस एक्सिस के थ्रू इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे, लेट्स से हमारे पास दो ही क्या है, बाकी एक ही प्लेन में दो कोऑर्डिनेट्स है, दैट इज एक्स एंड वाई। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो 180 डिग्री रोटेशन पे हमें क्या मिलेंगे, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन में जो कि दिखने में एक जैसा है, लेकिन एक्चुअली पोजीशन चेंज हो चुका होगा। 180 डिग्री पे जैसे ही आप रोटेशन करेंगे, x माइनस एक्स की ओर जाएंगे, y माइनस वाई की ओर जाएंगे।
फर्दर 180 डिग्री रोटेशन करने पे ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो दो ही कोऑर्डिनेट्स है 180। यूजुअली हम क्या कहते हैं, n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, या अगर आपको थीटा एंगल निकालना है, थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2। दो ही एटम है, हमें देखना है उस प्लेन में कितने एटम्स है, उससे अगर हम 360 में एक कंप्लीट रोटेशन करने पे वापस जब अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, अब दो ही एक ही प्लेन में एटम्स है, 360 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमें जो एंगल जिस पे हमें रोटेट करना होगा दैट इज अराउंड 180 डिग्री। तो हमारा एस एन जेड में यहाँ पे लिखता हूँ, जेड का मतलब है कि जो आपका एक्सिस है, जो सी एन जा रहा है वो अलोंग दिस जेड एक्सिस के थ्रू जा रहा है। तो जो भी उस एक्सिस में जो भी कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट होंगे वो कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। तो जैसे ही एस एन जेड अगर हमें देखना है, दैट इज इम्प्रॉपर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग दिस जेड एक्सिस, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा दो अदर सिमेट्री एलिमेंट्स की प्रोडक्ट का। वन इज सी एन, एन रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर। अब अगर एक्स वाई जेड को देखेंगे द ऑर्डर इज इक्वल टू 2, क्योंकि दो बार रोटेट करने पे वो अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं, इनटू अब हमें एक रिफ्लेक्शन लगाना है और रिफ्लेक्शन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या होना चाहिए, हमने कहा है दिस रिफ्लेक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू रोटेशनल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो z एक्सिस के थ्रू हम इसको रोटेट कर रहे हैं, तो दिस विल बी ए एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द प्लेन, अगर हम ये देखेंगे इसमें कौन सा प्लेन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला प्लेन है जिसमें आपका x और y कंटेन करेंगे। तो ये वो प्लेन है। अब ये हमें पता है तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर में होते हैं। तो अगर हम z एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर करते हैं तो हमारे x और y एक ही प्लेन में होंगे। So this particular plane, that is sigma xy, is that plane which is perpendicular to this principal axis या rotational axis, that is z axis। तो हमारा इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में s and z किसके बराबर होंगे, that will be equal to cn into sigma xy, because this sigma xy is perpendicular to cn। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ z, because the principal axis is present along this z axis, जो कि अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। तो ये जो एस एन है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसीलिए हम इसको कॉम्बिनेशन एक्सिस भी कहते हैं, क्योंकि दो सिमेट्री एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से बनता है। वन इज द रोटेशनल एक्सिस, अनदर वन इज ए प्लेन, and the condition is that this plane should be perpendicular to the axis of rotation। इसीलिए हम इसको प्रोडक्ट एक्सिस भी कहते हैं। प्रोडक्ट मींस इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्री एलिमेंट। एक हमारे पास रोटेशनल एक्सिस है या प्रॉपर एक्सिस है, दूसरा हमारे पास प्लेन है जो कि इस रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस है। तो दिस एस एन, दैट इज द इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सिस, या हम कह सकते हैं इट इज जनरेटेड, द सिमेट्री ऑपरेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, इट इज ए रोटेशन फॉलोड बाय ए रिफ्लेक्शन। पहले एक आप रोटेट करोगे, फिर उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट कुछ इस तरह करेंगे दैट द प्लेन शुड बी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। लेट्स टेक सम एग्जांपल। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे पास, देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स where your Cn, that is the rotation, and sigma, that is the plane, always exist perpendicular to each other। लेट्स से आपके पास कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, लेट्स से वी हैव BX3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड कहेंगे, दिस X रिप्रेजेंट्स ए हैलोजन। हमें पता है दिस आर प्लेनर मॉलिक्यूल, ये आपका BX3 होगा, दिस इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। तो कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल अगर आपके पास है, इसमें आपका, अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल बोरोन की सेंटर से अगर हम एक एक्सिस लगाते हैं और इस मॉलिक्यूल को ऐसे हम रोटेट करते हैं एट एन एंगल ऑफ, कितने एटम्स है कॉर्नर पे, 1 2 3 है, तो 360 डिवाइडेड बाय 3, इट इज 120। जब इस मॉलिक्यूल को हम 120 डिग्री पे रोटेट करेंगे, दिस x3 एक्सचेंजेस इस पोजीशन, तो 3 बार इसको रोटेट करने पे ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। सो जब इस वाले एक्सिस से आप इसको रोटेट करेंगे, देयर विल बी ए C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट। इसके साथ यहाँ से C2 भी है, यहाँ से भी C2 है, बट
पर हमें पता है जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है वही आपका प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। सो इन केस वी हैव C3 एंड वी हैव 2C3C2। ठीक है, एक यहाँ से होगा, एक इस एक्सिस और बोरॉन को, और एक इस एक्सिस और बोरॉन को कट करते हुए रोटेट करेंगे, अदर टू बोरॉन एक्स विल एक्सचेंज इट्स पोजीशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक C3 एक्सिस है और दूसरा 3C2 एक्सिस है, और हमें पता है जिसका n का वैल्यू सबसे ज्यादा आता है वही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। सो इन केस ऑफ दिस वी हैव ए प्रिंसिपल एक्सिस। और हमें पता है कि ये BX3 मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है। प्लेनर मीन्स ये एक ही प्लेन में है। देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन इस तरह लगाता हूं जो कि सारे एटम्स को क्या करेंगे, कट करेंगे, दो बिल्कुल इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन में मिरर इमेज में कट करेंगे। और हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस यहां से जा रहे हैं, मीन्स यहां से मीन्स बोरॉन को एक हमारे साइड, दूसरा बोरॉन इसी बोर्ड के नीचे ही जा रहे हैं, तो इस तरह रोटेट होंगे। अब हम कह सकते हैं कि दिस एक्सिस एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देयरफॉर in case of BX3 we have improper axis of rotation and the order of this rotation is 3। so हम कह सकते हैं इसमें आपका S3 improper axis of rotation present है। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह लेट्स से बेंजीन, बेंजीन है हमारे पास है, हमें पता है बेंजीन इसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो इसके बिल्कुल सेंटर से जब हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस करेंगे। इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मींस जो कि दिखने में एक जैसा होगा, ऑल्दो द एटम्स हैज बीन चेंज्ड इट्स पोजीशन। तो इसके सेंटर से जब हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो हमारे पास जो एक्सिस आता है वो C6 आता है। और हमें पता है बेंजीन प्लेनर है, तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, एक प्लेन लगा सकते हैं जिसमें सारे कार्बन कट होंगे। And again, the principal axis is perpendicular to this plane. Therefore, we can say that in case of benzene, we have S6 improper axis of rotation is present in this molecule. तो इस तरह आपको हर एक मॉलिक्यूल को क्या करना है, आपको पता करना आना चाहिए। और भी हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। लेट्स से आपके पास इथेन है, इथेन है। अब जब इथेन की बात करते हैं, हमने लास्ट क्लास में डाइहाइड्रल एंगल के केस में भी हमने इथेन का एग्जांपल दिया था, दैट इज C2H6। हमें पता है ये दो कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं, वन इज कॉल्ड द इक्लिप्स फॉर्म एंड द सेकंड वन इज स्टेगर्ड फॉर्म। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इन्हीं दो एग्जांपल से आपका इम्प्रॉपर एक्सिस और भी क्लियर होगा। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे आते हैं, याद रखिएगा, जिसमें आपका जो Cn है दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सिग्मा दैट इज प्लेन, these two exist independently। ये जैसे कि हमने बेंजीन में देखा, आपकी BX3 में देखा, ये बिल्कुल एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि C6 और सिग्मा बिल्कुल एक दूसरे के विदाउट डिपेंडिंग these two produces equivalent configuration। therefore these two are, we can say these two independently act as symmetry element। आप जब इसको रोटेट करेंगे C1 C2 C3 C6 बार तक रोटेट करने पे आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। बिल्कुल इसमें प्लेन लगाने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह जब आप इसमें प्लेन लगाओगे विदाउट C6 तब भी आपको एक इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। So in this particular case we can say that Cn and sigma exist independently। अब देखो कैसे, हमें पता है जब हम इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इथेन की बात करते हैं, हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं इस तरह कुछ, क्योंकि इक्लिप्स है। ये देखो ये वाला लेट्स से कार्बन, जो हमारे साइड में कार्बन है फ्रंट साइड में, वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बड़ा सर्कल है वो दूसरे कार्बन को रिप्रेजेंट करता है विच इज फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्योंकि इथेन में क्या होगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होते हैं, इस पे 3 हाइड्रोजन होगा, इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होगा। तो हम इसको क्या करना है, एक ही ऑब्जर्वर। अब जब मैं यहाँ से देखूंगा इस मॉलिक्यूल को तो क्या होगा, ये मेरे साइड होंगे, ये वाला कार्बन पीछे साइड होंगे। तो ये जो डॉट वाला कार्बन में सेंटर में बना रहा हूं दैट इज द फ्रंट व्यू एंड अनदर वन इज द रेयर व्यू। अब इक्लिप्स में क्या होते हैं कि अगर ये सामने वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कुछ इस तरह है, तो पीछे वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन बिल्कुल इसके क्या होंगे, इसके
अपोजिट पे प्रेजेंट होंगे इस तरह, अपोजिट पे प्रेजेंट होंगे इस तरह. So we can say that the distance between the hydrogen present on the carbons are at the minimum position. बिल्कुल minimum position पे ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे. लेट्स से ये आपका H1 है, इसको H2 लिखता हूँ, इसको H3 लिखता हूँ, और पीछे वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इसको H4 से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको H5 से और इसको H6 से. अब देखो इसमें अगर मैं रोटेशन लगाता हूँ तो क्या होगा. एक ही कार्बन पे है तीन हाइड्रोजन, तो तीन ही एटम है, तो ये आपको अगेन आपको 120 डिग्री पे रोटेट करने होंगे. जैसे ही मैं इस चीज को 180 डिग्री पे रोटेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेंगे. देखो मेरा कुछ इस तरह कॉन्फ़िगरेशन होंगे कि 120 डिग्री पे मींस ये हाइड्रोजन इधर चले जाएंगे, ये हाइड्रोजन इधर चले जाएंगे, तो दिस थ्री हाइड्रोजन विल एक्सचेंज इट्स पोजीशन. तो आपका कुछ इस तरह बनेंगे. ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन 1 अब हाइड्रोजन 2 की जगह पे आए होंगे, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 की जगह पे चला गया होगा, हाइड्रोजन 3 जो है ना, हाइड्रोजन 2 इधर आएंगे और हाइड्रोजन 3 ऊपर वाले पोजीशन पे चला गया होगा. बिल्कुल उसी तरह ये जो नीचे वाले कार्बन पे हैं वो भी अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे. आप देखो कुछ इस तरह ये आपका यहाँ पे ये बिल्कुल इस वाले कार्बन के पीछे है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है. ठीक है ना. तो हाइड्रोजन देखो 4 इधर है तो ये 5 की जगह पे आ जाएंगे, 5 इधर है तो ये 6 की जगह पे चले जाएंगे, 6 जाके 4 की जगह पे चले आएंगे. आप देखो क्लियरली. अगर हम इन दो स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, लेट्स से दिस स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड दिस स्ट्रक्चर नंबर 2, तो इनमें क्या कॉमन है. देखो these two structures we can say that this particular two structures are equivalent structure. equivalent structure क्या होते हैं, जो कि देखने में एक जैसा होगा बट आइडेंटिकल नहीं होगा. कैसे नहीं है, देखो ऑल्दो यहाँ पे इन दो स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है. बिल्कुल उसी तरह फ्रंट वाले कार्बन पे यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे रेयर पे यहाँ पे हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन अपने पोजीशन पे है. बिल्कुल अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से हटा देता हूं तो क्या होगा. बिल्कुल आप इन दो स्ट्रक्चर्स पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे. तो वो स्ट्रक्चर्स जो कि देखने में एक जैसा है बट दिस टू स्ट्रक्चर्स आर नॉट आइडेंटिकल. इन दो स्ट्रक्चर्स को हम आइडेंटिकल नहीं कह सकते हैं. देखो आइडेंटिकल का क्या मतलब है, इक्विवेलेंट का क्या मतलब है. आइडेंटिकल का मतलब हमने ये बोला था कि दो स्ट्रक्चर्स में अगर एटम्स की पोजीशन बिल्कुल एक जैसा होगा उनको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं. इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स को हमने ऐसे डिफाइन किया था, दो स्ट्रक्चर्स अगर देखने में एक जैसा है although the position of the atoms has been changed, उसको हम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कहते हैं. और सिमेट्री ऑपरेशन वही ऑपरेशंस होते हैं जो कि इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस करते हैं. Therefore, हमने C 120 डिग्री पे रोटेट करा तो 120 तीन बार रोटेट करने पे ये अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे. सो द ऑर्डर इन केस ऑफ दिस रोटेशन इज C3. अब देखो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर 1 को देखते हैं, ऊपर वाले कार्बन पे पहला जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो हाइड्रोजन है वो H1 है, लेकिन रोटेशन के बाद इस पे हमारा H3 आ चुका है, तो इन दो हाइड्रोजन ने पोजीशन एक्सचेंज कर चुका है. यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन 2 है लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन 1 है. फर्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है. तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन नंबर 4 ऊपर की ओर है, यहाँ हाइड्रोजन नंबर 6 ऊपर की ओर आया है. यहाँ पे देखते हैं तो हाइड्रोजन नंबर 4 यहाँ पे राइट साइड में है, यहाँ पे हाइड्रोजन नंबर 4 ऊपर की ओर है. लेकिन अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 नंबर्स में हटा देता हूँ तो बिल्कुल भी इन दो स्ट्रक्चर्स में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे. उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. तो इन केस ऑफ दिस C3 इज ए सिमेट्री ऑपरेशन. ये सिमेट्री ऑपरेशन है क्योंकि ये इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन को प्रोड्यूस करते हैं. अब क्या करता हूं, देखो मैं यहाँ पे एक सिग्मा लगाता हूं, हमें पता है सिग्मा क्या है, सिग्मा प्लेन है. और कुछ ऐसे लगाता हूं, दिस सिग्मा लगाता हूं परपेंडिकुलर टू C3. ये C3 के परपेंडिकुलर में होना चाहिए. इसका क्या मतलब है, देखो C3 हमने यहां से लगाया था, यहां से लगा के पूरे मॉलिक्यूल को इस तरह रोटेट करा था.
अब मैं इनके बीच में से, देखो ये वाला प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, इधर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, ये दो कार्बन के बीच में मैं एक प्लेन लगाता हूँ इस तरह। तो क्या करेंगे, प्लेन क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं। तो जितने भी हाइड्रोजन यहाँ ऊपर वाले कार्बन पे था वो नीचे वाले कार्बन पे रिफ्लेक्ट करेंगे, और नीचे वाले कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन है वो चला जाएगा ऊपर वाले कार्बन पे। तो आपको इस तरह एक इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ये मिल जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, लेकिन हाइड्रोजन की जगह क्या होगा, देखो ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रोजन कौन से होंगे और ये हाइड्रोजन कौन से होंगे। अब देखो, ये मेरा फ्रंट वाला कार्बन है, ये पीछे वाला बड़ा वाला सर्कल कार्बन है, इन दोनों के बीच में मैं प्लेन लगा रहा हूं इस तरह। तो ये कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन है ये अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। अब देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन नंबर 3 कहाँ पे था, ऊपर था। अब ये हाइड्रोजन कहाँ चले जाएंगे, नीचे वाले कार्बन पे रिफ्लेक्ट करके दिखेंगे। हाइड्रोजन नंबर 6 पीछे था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नंबर 6 आएंगे और हाइड्रोजन नंबर 3 नीचे चला जाएगा। बिल्कुल इस वाले हाइड्रोजन 2 की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन नंबर 1 पहले ऊपर था, अब ये नीचे चले जाएंगे, नीचे वाले हाइड्रोजन आके ऊपर चले आएंगे। बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोजन नंबर 2 ऊपर था, हाइड्रोजन नंबर 2 नीचे चले जाएंगे, हाइड्रोजन नंबर 6 नीचे था, ये ऊपर चले आएंगे। तो अगेन अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 को हटा देता हूँ, इन दो स्ट्रक्चर्स में बिल्कुल भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है। तो ऐसे ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, सिमेट्री ऑपरेशंस कहते हैं। अब देखो, ये चाहिए आप इंडिविजुअल लगाएं या चाहिए आप कॉम्बिनेशन करके लगाते हैं, दिस टू आर प्रोड्यूसिंग इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए मैं कह रहा हूं कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें सिग्मा और रोटेशनल एक्सिस बिल्कुल एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सिग्मा नहीं भी लगाता हूँ, C3 मुझे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रक्चर नंबर 2 इज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। जब मैं C3 को सिग्मा के साथ कंबाइन करता हूँ तब भी मुझे क्या मिलता है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में भी हमारे पास इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दैट रोटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय S3। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन से ही आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं, जिसको यूजुअली हम, आप जब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे जहां पे हम सैंडविच कंपाउंड्स की बात करते हैं, सो मोस्ट ऑफ द सैंडविच कंपाउंड्स shows such type of improper axis of rotation। लेकिन ध्यान ऐसे इतना आपको देना है कि कुछ मॉलिक्यूल्स में ये दो ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के बावजूद भी आपको इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। अगर आप सिर्फ CN यूज करोगे तब आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेंगे, तो आप उसको सिमेट्री एलिमेंट नहीं कह सकते हैं। या सिर्फ अगर आप सिग्मा लगाते हैं उस वक्त भी आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेंगे। सो अगेन द सिंगल सिमेट्री ऑपरेशन या सिंगल symmetry element will not be a valid symmetry element or valid symmetry operation। एग्जाम्पल के लिए हमने बोला है कि हमारे पास इथेन जो है दो कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं। एक हमने ऊपर देखा इक्लिस फॉर्म में, दूसरा हमारे पास स्टेगर्ड फॉर्म में भी इथेन एग्जिस्ट करते हैं। स्टेगर्ड मींस कि इसमें जो हाइड्रोजन है उनके बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस प्रेजेंट होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ स्टेगर्ड इथेन द हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, जो कि हम इस तरह दिखाते हैं। देखो अगेन, ये मेरे पास एक कार्बन है, सामने वाला है, ये मेरे पास दूसरा कार्बन है। स्टेगर्ड मींस इन कार्बन्स पे दो हाइड्रोजन है वो उनकी मैक्सिमम क्या होंगे, पोजीशंस पे होंगे। लेकिन अब ये मैक्सिमम पोजीशंस पे होंगे तो हमें सारे एटम्स को देखना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स मेरे पास हैं। तो अगर मुझे n का वैल्यू निकालना है तो n का वैल्यू मेरे पास किसके बराबर होंगे, 3, थीटा का वैल्यू मुझे देखना है तो 360 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, n नंबर ऑफ एटम्स 6 हैं,
तो 360 डिवाइडेड बाय 6, 6 तो इस मॉलिक्यूल को हमें 60 डिग्री एंगल पे रोटेट करना होगा, तभी हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगे जो कि आपका इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है। लेकिन अगर मैं इसको थीटा इस 60 डिग्री पे रोटेट करता हूं, एक बार रोटेट करता हूं तो मैं इसको C1 लिखता हूं, ठीक है। C1 मीन्स एक बार मैंने इस मॉलिक्यूल को, क्योंकि ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस था, इसके अराउंड इस तरह इस पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करना है मुझे, तो क्या होगा, मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। इस तरह के कुछ कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास होगा। देखो, जैसे ही 60 डिग्री पे मैं रोटेट करता हूँ, पहले वाले केस में हमने 180 डिग्री पे रोटेट करा था, तो ये हाइड्रोजन बिल्कुल इस वाले हाइड्रोजन की जगह पे आया था। लेकिन अब हम सिर्फ 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तो ये ऊपर वाला कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो नीचे वाले कार्बन हाइड्रोजन की पोजीशन पे चला जाएगा, और नीचे वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो ऊपर वाले हाइड्रोजन की पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेंगे। देखो आप, दिस इज हाइड्रोजन नंबर 1, ऊपर वाले कार्बन पे है। जैसे ही इसको हमने 60 डिग्री पे रोटेट करा तो ये यहाँ पे चले जाएंगे, तो इसको हमें लिखना होगा दिस इज हाइड्रोजन नंबर 1, ठीक है। हाइड्रोजन नंबर 2, हाइड्रोजन नंबर, आप देखो 3 को देखते हैं या 2 को देखो, 2 यहाँ पे है, वो चले आएंगे 4 की जगह पे, सो दिस इज हाइड्रोजन नंबर 2। 3 यहाँ पे है, वो नीचे इधर चले आएंगे, सो दिस आर द 3 पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन। बिल्कुल उसी तरह 6 यहाँ पे है, वो इसकी जगह पे आएंगे, ये 6 बनेंगे। 5 यहाँ पे है, 2 की जगह पे चला जाएगा, तो ये 5 बना। 4 यहाँ पे है, 1 की जगह पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे है। अब आप ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखिए, क्या ये दो स्ट्रक्चर, इसको मैं 1 लिखता हूं और इसको मैं स्ट्रक्चर नंबर 2 लिखता हूं, क्या ये दो इक्विवेलेंट हैं? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, यहाँ पे इस वाले ऊपर वाले पोजीशन पे हाइड्रोजन नंबर 1 था जो कि फ्रंट वाले कार्बन पे है। अब यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, ये खाली है। सो दीज टू आर नॉट आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन, दीज टू आर नॉट इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल, अगर दो स्ट्रक्चर्स को आप देखते हैं, ये दिखने भी ही अलग है, ये बिल्कुल भी, क्या आप ये इन दो स्ट्रक्चर्स को अगर देखते हैं तो क्या ये आपको सिमिलर दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता है। इसकी पोजीशन है, देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरह था, ये यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में ये इस वाले पोजीशन पे है। सो दिस टू आर द टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। सो अब देखिए, हमने पहले वाले केस में देखा था, तो एक ऑपरेशन करने पे ही रोटेशनल एक्सिस से भी आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा था। लेकिन इसकी केस में रोटेशनल एक्सिस जैसे ही मैंने लगाया, मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन मिला व्हिच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वन, सो दिस इज नॉट ए इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे एक सिग्मा लगाता हूं, एंड दैट सिग्मा शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस C1। इस C1 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मींस हम क्या कर रहे हैं, ये जो ऊपर वाला कार्बन है और ये जो नीचे वाला कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में हम प्लेन लगा रहे हैं, तो ये क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। जो नीचे है वो ऊपर वाले कार्बन पे आ जाएंगे, जो ऊपर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है वो नीचे वाले कार्बन पे चला जाएगा। तो क्या होगा, देखो जैसे ही इस हाइड्रोजन की मैं बात करता हूँ, ये नीचे वाले कार्बन पे है, ये ऊपर आ जाएंगे, तो ये वाला स्ट्रक्चर दे 4 इधर आ जाएंगे। याद रखना, हाइड्रोजन 1 की बात करते हैं, ऊपर है, ये नीचे चला जाएगा। इन दोनों के बीच में मैं प्लेन लगा रहा हूँ, याद रखना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन नंबर 6 नीचे है, हाइड्रोजन नंबर 6 ऊपर चला आएगा। हाइड्रोजन नंबर 3 ऊपर है, ये नीचे चले जाएंगे। हाइड्रोजन नंबर 5 नीचे है, ये ऊपर चले आएंगे। हाइड्रोजन नंबर 2 ऊपर है, ये नीचे चले जाएंगे। लेट्स से दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3 को कंपेयर करते हैं, तो क्या इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं, तो या क्या ये दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं है। स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 को मैं अगर कंपेयर करता हूं, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर नंबर 1 को कंपेयर करता हूं विथ स्ट्रक्चर नंबर 3, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। राइट साइड में ऊपर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। लेफ्ट साइड में भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन 4 और 6 के बीच में नीचे वाले कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन नंबर 3 है, हाइड्रोजन नंबर 4 है। अगर मैं 1 2 3 4 5 जो हाइड्रोजन को हमने नंबरिंग करा है,
अगर उस नंबरिंग को मैं हटा देता हूं तो क्या इन दोनों में आपको कोई फर्क नजर आ जाएंगे? बिल्कुल फर्क नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन है। तो वो स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के बिल्कुल दिखने में एक जैसा होता है, उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करने पे ही हम कहते हैं दिस इज ए वैलिड सिमेट्री ऑपरेशन। सिर्फ वही ऑपरेशन वैलिड सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं जो कि आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस कब हुआ? जब हमने दो सिमेट्री एलिमेंट्स को कंबाइन करा। ना कि सिर्फ C1 हमारा इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन दे रहा था, ना कि सिर्फ हमारा सिग्मा दे रहे थे। लेकिन जब हमने C1 को कंबाइन करा सिग्मा के साथ, और कुछ सिग्मा ऐसे हुआ कि C1 और सिग्मा के बीच में परपेंडिकुलर रिलेशन था, तभी हमारे पास एक ऑपरेशन मिला which is called as equivalent configuration. Therefore we can say the combination of C1 and sigma produce a structure number 3 which is equivalent to 1. Therefore इन दोनों को मिला के क्या हम S1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार ही हमने रोटेट करा। लेकिन अब भी देखो, अगर 1 और 3 को हम देखते हैं, 1 और 3 although these two are equivalent but these are not identical. ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन ने अपने पोजीशन को एक्सचेंज करा है। तो हमें क्या करना होगा? ये ऑपरेशन जो दो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वन आफ्टर द अदर, हमें इसको तब तक हमें रिपीट करना होगा जब तक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। अब क्या करता हूं, देखो ध्यान से, ये मेरा स्ट्रक्चर नंबर 3 है। स्ट्रक्चर नंबर 3 पे मैं फिर से एक एक्सिस लगाता हूं यहाँ पे, विच इज अगेन ए रोटेशन बाय 60 डिग्री। अब एक बार रोटेशन करने पे ये आया, मैंने इसको C1 लिखा, तो अब मैं लगाता हूं और एक रोटेशनल एक्सिस, इसको मैं C2। एंगल अगेन 60 डिग्री होगा, ठीक है। ठीक, अब इस मॉलिक्यूल को मैं फर्दर अगर इस तरह यहां से प्रिंसिपल एक्सिस से रोटेट करता हूं, अगेन मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन अगर मिलता है तो अगेन ध्यान से देखिएगा, दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन विल मूव टू दिस पोजीशन, दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन विल मूव टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन, और H6 यहाँ पे आएंगे तो देखो H नंबर 4 इधर चला जाएगा, H नंबर 6 इधर चले आएंगे, H नंबर 5 इधर चले आएंगे। हम सिर्फ फ्रंट वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह नीचे वाले कार्बन के हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन 2 चला जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। हाइड्रोजन नंबर 1 था वो इधर चले आएंगे, हाइड्रोजन नंबर 3 इधर था वो 5 की पोजीशन पे आ जाएंगे। अब अगेन देखिएगा इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है, तो दिस टू, लेट्स से दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 4, दिस टू आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, देयरफॉर आई कांट से दैट दिस इज ए इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन। सो सिर्फ ये जो C2 है, इट इज नॉट ए वैलिड, नॉट ए वैलिड ऑपरेशन या सिमेट्री ऑपरेशन। तो C2 को अब देखो, इस वाले स्ट्रक्चर पे मैं एक और प्लेन लगा देता हूं, एंड दिस प्लेन शुड बी परपेंडिकुलर टू C2। अब इससे क्या होगा, देखिए, अब इन दोनों के इस वाले कार्बन और इस कार्बन के बीच में मैं एक प्लेन लगा रहा हूं, तो अगेन रिफ्लेक्शन होगा, जो नीचे था वो ऊपर चले आएंगे, जो ऊपर था वो नीचे चले जाएंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं, H2 नीचे है, अब ये H2 ऊपर चला आएगा। यहाँ पे देखते हैं H4 ऊपर है, H4 नीचे चले जाएंगे। H6 क्या, ये कौन सा है, दिस इज 1, H1 नीचे है, H1 ऊपर चले आएंगे। H6 ऊपर है, H6 नीचे चले जाएंगे। H3 नीचे है, H3 ऊपर चले आएंगे। H5 ऊपर है, H5 नीचे चले जाएंगे। लेट्स से दिस इज आवर स्ट्रक्चर नंबर। अब अगेन देखिएगा कि अगर मैं स्ट्रक्चर नंबर 5 और स्ट्रक्चर नंबर 1 को कंपेयर करते हैं, सो अगेन सिर्फ हाइड्रोजन ने अपना पोजीशन चेंज करा है, ऑल्दो 1 2 3 4 5 को हटा देता हूं, इन दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आएंगे। सो आई कैन से दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन इज एन इक्विवेलेंट ऑपरेशन। सो अगेन ये इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन कब मिला, जब मैंने C2 को सिग्मा के साथ कंबाइन करा। सिर्फ C2 भी हमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं देंगे, सिर्फ सिग्मा भी हमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं देंगे। बट इन दोनों को जब हमने मिलाया, मिलाया कुछ ऐसे मिलाया कि सिग्मा शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन मिला जो कि इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन।
सो दो बार रोटेट करने पे हमें एक कॉन्फ़िगरेशन मिला which is equivalent, but again these two are different, these two are not identical, although these two are equivalent but identical इसलिए नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना पोजीशन एक्सचेंज कर दिया। एक और ऑपरेशन लगाता हूं, थीटा शुड बी 60 डिग्री, ये थीटा चेंज नहीं होना है। नाउ ये तीसरा ऑपरेशन है तो मैं इसको C3 लिखता हूं। जैसे ही इसको मैं फिर उधर रोटेट करता हूं, हाइड्रोजन अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। यहां से स्टार्ट करता हूं, ऊपर वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है H2 इधर चले आएंगे, H1 आपका यहाँ पे चला जाएगा, H3 आपका यहाँ पे चले आएंगे। बिल्कुल उसी तरह H5 इधर था वो इसकी पोजीशन पे चले आएंगे, H4 इधर था वो इसकी पोजीशन पे चले आएंगे, H6 इधर था वो इसकी पोजीशन पे चले आएंगे। ठीक है ना। तो अगेन 1 और अगर मैं इसको 6 लिखता हूं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो दीज टू आर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। सो दिस विल नॉट बी ए वैलिड ऑपरेशन, ये आपका वैलिड ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि इसने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस प्रोड्यूस करा है, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस नहीं करा है। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 6 भी हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है क्योंकि ये दोनों बिल्कुल दिखने में ही क्या है, डिफरेंट है। तब क्या करता हूं मैं, मुझे तब तक ये रिपीट करना है जब तक मुझे आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं अब अगेन क्या लगाता हूँ, सिग्मा लगाता हूँ, और ये जो सिग्मा शुड बी परपेंडिकुलर टू C3। अब जैसे ही सिग्मा लगाता हूँ इन दो कार्बन के बीच में, बिल्कुल हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे, जो नीचे था वो ऊपर चले आएंगे, जो ऊपर है नीचे। C5 नीचे है, C5 ऊपर चले आएंगे, C2 ऊपर है, C2 नीचे चले जाएंगे, C4 नीचे है, C4 ऊपर चले आएंगे, H1 सॉरी H1 ऊपर है, H1 नीचे चले जाएंगे, H6 नीचे है, ऊपर चले आएंगे, H3 ऊपर है, H3 नीचे चले। तो अब देखो, लेट्स से दिस इज स्ट्रक्चर नंबर कितना हुआ, 7। अगर मैं 7 और 1 को कंपेयर करता हूं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। दिस इज माय स्ट्रक्चर नंबर 1। स्ट्रक्चर नंबर 1 को मैं उठा के इधर ले आता हूं ताकि कंपैरिजन में इजी हो। ये मेरा स्ट्रक्चर नंबर 1 है। जब इसको मैं 6 के साथ 7 के साथ में कंपेयर करता हूं, अगेन इन दो में सिर्फ हाइड्रोजन की पोजीशन फर्क है, बाकी दिखने में क्या है, बिल्कुल एक जैसा है। सो दीज टू आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। अगेन देयरफॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ C3 with sigma produces a valid equivalent configuration. Therefore C3 परपेंडिकुलर टू सी सिग्मा परपेंडिकुलर टू C3 इज ए वैलिड ऑपरेशन, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 3। अब अगेन ऑल्दो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 5 है, दिस टू आर नॉट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। तो इसको फर्दर में रोटेट करता हूँ एट एंगल थीटा, अब में 60 डिग्री। ये मेरा C4 है, जब मैं इसको फर्दर रोटेट करता हूँ 60 डिग्री पे, दिस हाइड्रोजन विल एक्सचेंज इस पोजिशन। अब 5 2 की जगह पे आएंगे, ठीक है, 2 आपका इधर चले आएंगे, 2 कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, 4 यहाँ पे चले जाएंगे, 1 यहाँ पे चले आएंगे, यहाँ पे 6 है, 6 3 पे चले जाएंगे, और 3 आके यहाँ पे चले आएंगे। अब अगेन 1 को अगर मैं 8 से कंपेयर करता हूँ, दीज टू आर टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब मुझे फिर से सिग्मा लगाना होगा, एंड सिग्मा शुड बी परपेंडिकुलर टू C4। अब देखो फिर से इन दोनों के बीच में प्लेन लगाएंगे, जो नीचे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है वो ऊपर चला आएगा, और जो ऊपर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है वो नीचे चले जाएंगे। C3 नीचे है, ऊपर चले आएंगे, C5 ऊपर है, नीचे चले जाएंगे, C2 नीचे है, ऊपर चले आएंगे, C4 ऊपर है, नीचे चले जाएंगे, C5 नीचे 1 ऊपर है, नीचे है, ऊपर चले आएंगे, C6 ऊपर है, नीचे चले जाएंगे। अब देखो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 9। अगर 9 को मैं कंपेयर करता हूँ 1 के साथ, so 1 has a relation with 9 and this relation is equivalent configuration. Therefore, the combination of sigma with C4 produce a new structure which is equivalent to 1. Therefore, as sigma along with C4 is a valid symmetry operation, ये हमारा S4। अब अगेन 1 और 9 को कंपेयर करता हूं, दिस टू आर डिफरेंट क्योंकि हाइड्रोजन अपनी पोजीशन पे नहीं है। फिर से मैं एक लगाता हूं, C4 हो गए C5।
फिर से जब मैं इसको 60 डिग्री एक थीटा 60 डिग्री पे रोटेट करता हूँ तो ये हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। वन एक अल्टरनेट वन आफ्टर द अदर हाइड्रोजन की पोजीशंस को एक्वायर कर लेंगे। 3 इधर है, 3 इधर चला आएगा। 5 इधर है, 5 इधर चले आएंगे। 2 इधर है, 2 60 डिग्री पे यहाँ पे चला आएगा। 4 इधर है, 60 डिग्री पे यहाँ पे आएंगे। 1 इधर है, 1 इधर चले जाएंगे। 6 इधर है, 6 इसकी पोजीशन पे आएंगे। अब देखो 1 और अगर मैं ये मेरा 10 हुआ, 10 को कंपेयर करता हूँ, दिस टू आर टू डिफरेंट टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर, देयरफॉर ओनली C5 इज नॉट ए वैलिड सिमेट्री ऑपरेशन। 1 को थोड़ा मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास अगर वैलिड ऑपरेशन नहीं है तो मैं अगेन यहाँ पे सिग्मा लगाता हूँ एंड दिस सिग्मा शुड बी परपेंडिकुलर टू C5, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे C5 लगाता हूँ, अगेन वही इन दोनों कार्बन के बीच से प्लेन लगा रहा हूँ। जो नीचे कार्बन पे है वो ऊपर चला आएगा। अब देखो 6 नीचे है, 6 ऊपर चले आएंगे। 5 ऊपर है, 3 नीचे चले जाएंगे। 5 नीचे है, ऊपर चले आएंगे। 2 कहाँ पे है, शाबाश, ये यहाँ पे नीचे है, ऊपर है, नीचे चले जाएंगे। 4, हाँ दिस इज 4, ऊपर है, नीचे है, ऊपर चले आएंगे। एंड दिस इज 1, नीचे ऊपर है, नीचे चले जाएंगे। सो दिस इज 11। अब देखो 11 और अगर मैं 1 को कंपेयर करता हूँ, दिस टू आर इक्विवेलेंट। सो 1 एंड 11 इज इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि दिखने में बिल्कुल एक जैसा है, हाइड्रोजन ने सिर्फ पोजीशन को चेंज करा है। सो दिस टू आर इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इनकी कॉम्बिनेशन से ही इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिला। सो इट विल बी ए S5 ऑपरेशन। अब अभी भी ये दो आइडेंटिकल नहीं है तो मुझे फिर से एक क्या लिखना, रोटेशनल एक्सिस लगाना होगा। नाउ दिस C6 एट एन एंगल ऑफ थीटा 60 डिग्री। तो अगेन ये पोजीशन चेंज करेंगे, H यहाँ पे चले जाएंगे, क्या कहते हैं, H नंबर 3 की जगह पे चले जाएंगे। 3 आपका इधर आएंगे, 5 आपका यहाँ पे आएंगे, 2 आपका यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। 4 आपका यहाँ पे आएंगे और 1 आपका यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब देखो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 12। इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 12। स्ट्रक्चर नंबर 12 और 1 में क्या रिलेशन है, दिस टू आर टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दिस टू आर टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो इसको मैं उठा के इधर लाता हूँ, स्ट्रक्चर नंबर 1 को थोड़ा नीचे आता हूँ। अब देखो दिस टू आर टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सो C6 ओनली इज नॉट ए वैलिड सिमेट्री ऑपरेशन। अब यहाँ पे मैं सिग्मा लगाता हूँ और सिग्मा शुड बी परपेंडिकुलर टू C6। अब देखो जैसे ही इस वाले कार्बन और इस कार्बन के बीच में मैं प्लेन लगाता हूँ, नीचे वाले सारे हाइड्रोजन ऊपर चला आएगा, ऊपर वाले हाइड्रोजन नीचे चले जाएंगे। H1 यहाँ पे नीचे है, ये ऊपर चला आएगा। H6 यहाँ पे ऊपर है, नीचे चले जाएंगे। आपका H3 नीचे है, H3 ऊपर चले आएंगे। H5 ऊपर है, नीचे चले जाएंगे। H2 नीचे है, ऊपर चले आएंगे। H4 ऊपर है, नीचे चले जाएंगे। सो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 13। अब आप मुझे बताइए स्ट्रक्चर नंबर 13 और 1 में क्या फर्क है, एनी डिफरेंस। ध्यान से देखिए, पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एज वेल एज द नंबरिंग ऑफ हाइड्रोजन इज सेम। देखो H1 यहाँ पे है, H1 यहाँ पे है, H6 इधर है, H6 इधर है, H3 इधर है, H3 इधर है, H5 H5, H2 H2, H4, कोई फर्क नहीं है। सो दिस टू आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, इनको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। अब देखो ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कब मिला, जब हमने इसको 6 बार रोटेशन करा और 6 बार रिफ्लेक्शन करा। सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस सिग्मा into C6 will be equal to S6. So in case of staggered ethane, we have an improper axis of rotation having order 6. तो this is what I mean कि कुछ मॉलिक्यूल्स में इंडिपेंडेंटली आपका सिग्मा और C2 प्रेजेंट होते हैं और इंडिपेंडेंटली इन दोनों की वजह से आपका इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन विल ओनली प्रोड्यूस इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन।
तो ये दोनों तरीके से आपका इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो याद रखना है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत बार पूछा जाता है, इनकी डिफिनेशंस और ये कैसे आपका प्रोड्यूस होगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका स्टेगर्ड इथेन में है। इसी तरह बहुत सारे आपके पास ऐसे सैंडविच मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्टेगर्ड कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह आपका बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन विद रिफ्लेक्शन आपका इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस करेंगे, तभी वही आपका एक वैलिड क्या होगा, सिमेट्री ऑपरेशन होगा। तो ये आपका था सिमेट्री ऑपरेशन, दैट इज इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में, कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है एंड व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग आपका सिमेट्री ऑपरेशंस फॉर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना और इसको पता करने की कोशिश करना। लास्ट हमारे पास एक छोटा सा और ऑपरेशन या सिमेट्री एलिमेंट बचता है, जिसको हम इन्वर्जन सेंटर कहते हैं या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। बहुत छोटा सा है, इसको डिस्कस करते हैं। इसका क्या मतलब है, सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन सेंटर का क्या मतलब होते हैं। दिस इज एन एलिमेंट generated when all the atoms are inverted through the center of the molecule। किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जब आप सारे एटम्स को इन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्ट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में डाल देते हैं, आपको इन्वर्जन सेंटर या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रोड्यूस होगा। और एक तरीका है कैसे पता करने के लिए, दिस ऑपरेशन रिक्वायर्स ऑल द एटम्स और ग्रुप लाइंग आउटसाइड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जितने भी ग्रुप्स और एटम आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाहर अगर प्रेजेंट होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, मस्ट ऑलवेज ऑकर इन आइडेंटिकल, हमेशा आइडेंटिकल ग्रुप में या पेयर्स में प्रेजेंट होना चाहिए, एंड मस्ट बी डायगोनली प्लेस्ड विद ईच अदर, और एक दूसरे की बिल्कुल डायगोनल पोजीशन पे ये प्रेजेंट होना चाहिए। बिल्कुल वही हमारा जो एग्जांपल हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे लिया है, उसी से इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल हम दिखाएंगे। सो इस अगर मैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में अगर मैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है या नहीं है, या कैसे हम इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। द रिजल्ट शुड बी, हमने क्या बोला था, इन सारे एटम्स को इन्वर्ट कर दे, इन्वर्ट मीन उल्टी डायरेक्शन में लगा दे। सो द इन्वर्जन ऑफ एक्स विल बी minus x, inversion of y will be minus y, inversion of z will be minus z. So the resultant of a center of inversion of this xyz symmetry, xyz coordinate is minus x, minus y, minus z। इस पे फर्दर मगर एक इन्वर्जन फिर से लगाता हूँ, वापस ये अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे x y z कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह आपको सिमेट्री एलिमेंट्स को अप्लाई करना आना चाहिए। अब देखो दूसरा डेफिनेशन हमने ये भी कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल में ग्रुप्स एटम्स या जो ग्रुप्स लगा हुआ होगा वो हमेशा डायगोनली प्लेस होना चाहिए और आइडेंटिकल पेयर्स में प्रेजेंट होना चाहिए। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, ध्यान रखिएगा, 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइब्रोमो मीथेन, 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइब्रोमो मीथेन। इसकी न्यूमेन प्रोजेक्शन अगर हम बनाते हैं तो ये इस तरह कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेंगे। सेंटर ऑफ इन्वर्जन होने के लिए क्या होना चाहिए वो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करें। तो अगर इस तरह कुछ आपका कॉन्फ़िगरेशन है, तभी आपका सेंटर ऑफ इन्वर्जन उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। देखो क्या कहा है हमने, दिस ऑपरेशन रिक्वायर्स ऑल द एटम्स ऑफ ग्रुप और लाइंग आउटसाइड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके बाहर जितने भी ग्रुप्स या एटम्स लगा हुआ होगा, दे ऑलवेज शुड बी इन आइडेंटिकल पेयर्स, हमेशा दो की पेयर में होना चाहिए जो एक जैसे एटम्स होगा, एंड दिस एटम शुड बी डायगोनली प्लेस, डायगोनल पोजीशन मींस अगर मैं इस एटम से एक लाइन खींचता हूं तो ये सेंटर से जाते हुए दूसरे डायरेक्शन में बिल्कुल उसी डिस्टेंस पे दूसरे एटम्स के साथ मैच होना चाहिए, तभी हम कहेंगे इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। यहाँ से क्लोरीन है, जब मैं इसको डायगोनली, क्योंकि ये ऊपर वाले कार्बन पे है ये नीचे है,
तो बिल्कुल यहाँ से एक डायगोनल लाइन जब आप सेंटर से क्रॉस करते हुए एक्सटेंड करोगे, यहाँ से क्लोरीन मिल जाएंगे। अगर इस वाले ब्रोमीन से मैं एक्सटेंड करता हूँ, ऊपर भी ब्रोमीन मिलेंगे। अगर इस वाले हाइड्रोजन से मैं एक डायगोनल लाइन प्लेस करता हूँ, नीचे भी उसी डिस्टेंस पे मुझे हाइड्रोजन मिलेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन, या ऐसे मॉलिक्यूल्स में इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। बहुत सारे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आपका सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिस्प्लेटिन की बात करेंगे, PT NH3 2Cl2 इस तरह हम बना सकते हैं, प्लेटिनम सेंटर पे होंगे। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है। एक इसमें ट्रांसप्लेटिन बनता है, NH3Cl दिस इज सिस्प्लेटिन। ट्रांस में क्या होगा, PT NH3 2Cl2। अगेन बाकी सब चीज क्या है, सेम है, प्लेटिनम है सेंटर पे। अब ट्रांस में क्या होगा, ये जो आइटम्स है अपोजिट कॉर्नर्स पे होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सिस में क्या हमारे पास सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ से क्लोरीन से अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, दूसरा कोई ग्रुप है। तो हमने कहा था एक तो सिमिलर ग्रुप होना चाहिए, एंड प्लेसमेंट ऑफ दिस सिमिलर ग्रुप शुड बी एट द डायगोनली प्लेसेड। लेकिन ट्रांस में अगर मैं देखता हूँ, यहाँ से क्लोरीन है, जाते हुए इस साइड भी क्लोरीन मिल रहा है, यहाँ से NH3 है, इस साइड भी NH3 है। तो इसमें आपका सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या है, प्रेजेंट है। तो याद रखिएगा सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं, और द कंडीशन इज दैट द एटम शुड बी प्लेस्ड डायगोनली एंड इन आइडेंटिकल पेयर्स। उसी को ही हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ इन्वर्जन कहें। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट जो सिमेट्री एलिमेंट बचा हुआ था, ये वो दो है, जो कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड द सेकंड वन इज योर सेंटर ऑफ इन्वर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दूसरा मॉलिक्यूल्स पे भी आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि क्या सेंटर ऑफ जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन आप उसमें एक्सप्लेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो एक जनरल रूल में यहाँ पे आपको बताता चलता हूं कि यूजुअली ये जो एस है, हमने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड सिग्मा से मिलते हैं। ठीक है ना। तो ऑल द सिंपल एंड रेगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैव एस एन एक्सिस, मीन्स हर एक सिंपल और रेगुलर मॉलिक्यूल में आपका इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। एक्सिस इन देन where n is, याद रखेंगे किसके बराबर होगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। उस पॉलीगन की साइड्स के बराबर होंगे। लेट्स से ये अगर इसमें हमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन देखना है, तो क्या होंगे, मैं क्या कर रहा हूं, दो स्क्वायर्स को कंबाइन कर, तो what would be the improper axis of rotation in this particular molecule। तो आपको क्या करना है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है तो साइड काउंट करना है कि टोटल कितने पॉलीगॉन में साइड है। ठीक है ना। कॉर्नर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8, एंड हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 8 sides are there. Therefore, in case of such type of the molecule, we have S8 type of improper axis of rotation will be present। ठीक है, ये आप घर पे ट्राई करेंगे कैसे ये आया है। उसी तरह अगर एक मैं इस तरह बनाऊंगा, इससे मेरे पास एक पेंटागन है। ठीक है, और दूसरा पेंटागन है इसी के ऊपर इस तरह। ओके, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ थोड़ा।
ये एक पेंटागन है, इसके ऊपर मैं दूसरा पेंटागन बनाता हूँ। तो इसमें कितना इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन होंगे, ठीक है। तो ये आप घर पे ट्राई करिएगा और अदर एग्जांपल्स आप ट्राई करिएगा, जैसे कि आपका फेरोसीन्स है, यूरेनोसिन्स है, ठीक है। सो दिस आर द सैंडविच कम, जिसमें आपका क्या होते हैं, फेरोसीन्स में आपका साइक्लोपेंटाडाइइनल 2 रिंग होते हैं, बीच में आपका आयरन होते हैं, और आपका, अब देखो हमने क्या कहा है, स्टेगर्ड में ही ये ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो दिस साइक्लोपेंटाडाइनल एंड दिस साइक्लोपेंटाडाइनल शुड हैव इन अपोजिट डायरेक्शन। यूरेनोसिन्स आपकी बेंजीन के अंदर, 2 बेंजीन के अंदर इस तरह यूरेनियम क्या रहता है, सैंडविच रहते हैं, जिसको हम यूरेनोसिन्स कहते हैं। तो इनमें आप इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, उससे आपका और भी प्रॉब्लम क्लियर, ठीक है। तो ये है आपका इम्प्रॉपर एक्सेस और सेंटर ऑफ इन्वर्जेंट सिमेट्री एलिमेंट्स के बाद। थैंक यू।